प्यारे बच्चों, शुभ आशीष। आप सभी कक्षा 7 के विद्यार्थियों का मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला में स्वागत है। आज हम सामाजिक विषय के अंतर्गत नागरिक शास्त्र का अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम आपकी पाठ्यपुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के नागरिक शास्त्र भाग के पाठ 3 कार्यपालिका कानून लागू करना पर चर्चा करेंगे। इस पाठ को अच्छी तरह समझने के लिए हमने इसे 2 भागों में बांट लिया है। इस पाठ के पहले भाग में हमने कार्यपालिका के विषय में विस्तार से चर्चा की थी। साथ ही राष्ट्रपति के चुनाव, उनकी शक्तियों और उनके कार्यों के विषय में जाना था। आज इस पाठ के दूसरे भाग में हम प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही कार्यपालिका राज्य स्तर पर किस प्रकार कार्य करती है, इसको भी हम इस पाठ के दूसरे भाग में आज जानेंगे। आज की कक्षा शुरू करने से पहले हम एक बार भाग 1 में सीखी गई जानकारियों को दोहरा लेते हैं और उसके बाद हम अपनी आज की कक्षा शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि भाग 1 में हमने क्या क्या जानकारियां प्राप्त की थी। भाग 1 में हमने कार्यपालिका के विषय में विस्तार से जाना था। हमने चर्चा की थी कि भारत सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य कानून बनाना होता है। कार्यपालिका उन कानूनों को देश में लागू करने का काम करती है और न्यायपालिका भारत की जनता को न्याय देने का काम करती है। व्यवस्थापिका देश के लिए कानून बनाती है। ये आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं और इस अध्याय में हमने कार्यपालिका के विषय में विस्तार से चर्चा की थी। हमने जाना था कि कार्यपालिका का प्रधान पद राष्ट्रपति द्वारा सुशोभित होता है। तो राष्ट्रपति के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की थी। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त राज्यों की विधानसभाओं तथा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इस निर्वाचक मंडल में होते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। वे स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। हमने ये भी जाना था कि राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं होना आवश्यक है। उन योग्यताओं के बारे में भी हमने चर्चा की थी। राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। साथ ही उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। वह व्यक्ति किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए और उनमें लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं होना जरूरी है। इस प्रकार से हमने राष्ट्रपति महोदय की योग्यताओं को जाना था। हमारे संविधान के द्वारा राष्ट्रपति महोदय को विशेष शक्तियां प्राप्त हैं और उनके कार्यों के बारे में भी हमने चर्चा की थी। राष्ट्रपति महोदय को जो शक्तियां संविधान द्वारा दी गई हैं, उनको हमने 4 बिंदुओं में जाना था: नियुक्ति संबंधी शक्तियां, कानून बनाने में भूमिका, क्षमादान की शक्ति और आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति अपनी नियुक्ति संबंधी शक्तियों के अंतर्गत प्रधानमंत्री की, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल की, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण पद हैं। इस प्रकार ये सभी शक्तियां राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त हैं। राष्ट्रपति महोदय की कानून बनाने में भी अहम भूमिका होती है। कोई भी विधेयक बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कानून नहीं बन सकता। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों के विषय में भी हमने जाना था। मृत्युदंड व अन्य दंड पाए हुए व्यक्तियों की सजा को राष्ट्रपति महोदय माफ कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं या उसकी अवधि को कम कर सकते हैं। राष्ट्रपति महोदय को कुछ आपातकालीन शक्तियां भी प्राप्त हैं, जिसके द्वारा वे देश में राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय शासन या फिर वित्तीय आपात घोषित कर सकते हैं। देश का किसी दूसरे देश से युद्ध होने की स्थिति में, किसी दूसरे देश द्वारा आक्रमण करने की स्थिति में या फिर देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य के संवैधानिक तंत्र अर्थात वहाँ की राज्य सरकार के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। देश में धन संबंधी समस्या आने पर
राष्ट्रपति महोदय वित्तीय आपात घोषित कर सकते हैं। इस प्रकार इस पूरी चर्चा को हमने अपने पिछले भाग में जान लिया था और ये सभी जानकारियां आपने अच्छी तरह समझ ली थी। आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम इस पाठ के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। आइए देखें आज इस पाठ के दूसरे भाग में किन किन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। आज इस पाठ के दूसरे भाग में हम भारत के उपराष्ट्रपति के विषय में जानेंगे। उनकी नियुक्ति किस प्रकार होती है, उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं होना आवश्यक है, ये भी हम आज जानेंगे। राष्ट्रपति महोदय किस प्रकार प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रकार किया जाता है, इसको भी हम अपनी आज की कक्षा में जानेंगे। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के क्या कार्य होते हैं, इनको आज हम जानेंगे। साथ ही इस मंत्रिपरिषद पर संसद द्वारा किस प्रकार नियंत्रण रखा जा सकता है, ये भी हम आज की कक्षा में जानेंगे। हमने पिछली बार चर्चा की थी कि कार्यपालिका केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों स्तरों पर कार्य करती है। केंद्र की कार्यपालिका के संबंध में हम बात कर चुके हैं और इसी क्रम में आज हम कार्यपालिका को राज्य के स्तर पर जानेंगे। इसके लिए हम कार्यपालिका को उत्तर प्रदेश के संदर्भ में समझेंगे। तो आइए आज की कक्षा शुरू करते हैं। बच्चों, हमने बात की थी कि कार्यपालिका का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति को प्राप्त होता है और वो प्रधान पद होता है। राष्ट्रपति का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है और उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति ही उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति करते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी इसी प्रकार 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर चुनते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उनके स्थान पर उनके सभी कार्यों को करते हैं। आइए जानें कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति में क्या योग्यताएं होना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति का पद भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना जाता है जिनमें ये सारी योग्यताएं पूरी होती हों। पहली योग्यता उपराष्ट्रपति पद के लिए ये है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ ही उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। वह व्यक्ति किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार हमने राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं जानी थी और समझा था कि राष्ट्रपति बनने के लिए उस व्यक्ति में लोकसभा का सदस्य बनने की सारी योग्यताएं होना आवश्यक है, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति पद के लिए उसी व्यक्ति को चुना जा सकता है जिस व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की सारी योग्यताएं हों। लोकसभा और राज्यसभा के गठन, उनके सदस्यों की योग्यताएं और उनके कार्यों को हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। तो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना जा सकता है। उपराष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं अथवा राज्यसभा के प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति से उन्हें हटाया भी जा सकता है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु वह स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र देना चाहें तो वो राष्ट्रपति को दे सकते हैं। बच्चों, हमने बात की थी कि राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च पद होता है। ये कार्यपालिका का प्रधान पद होता है और कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त होती हैं, परंतु वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। तो आइए अब हम प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के विषय में जानें। राष्ट्रपति महोदय ऐसे व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जिन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। यदि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, तो पद धारण की तिथि से 6 माह के भीतर उन्हें किसी भी सदन का, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक होता है। बच्चों, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये कैसे पता चलेगा कि किस व्यक्ति को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। आपने चुनाव प्रक्रिया के बारे में पढ़ रखा है। हमारे देश में चुनाव प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण कार्य है। हमारे देश में लोकसभा के सदस्य चुनाव द्वारा चुने जाते हैं और इसके लिए बहुत सारे राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। आप बहुत सारे दलों के नाम भी जानते होंगे।
जब चुनाव की प्रक्रिया होती है और सदस्य चुने जाते हैं, तब जो दल लोकसभा की आधी सीटों से ज़्यादा सीटों पर जीत जाता है, उस दल को लोकसभा में बहुमत मिल जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एक दल लोकसभा की आधी से ज़्यादा सीटें पा जाएगा, उसे उस लोकसभा में बहुमत मिल जाएगा, या साधारण भाषा में कहें तो ये कहा जाता है कि उस दल का लोकसभा में बहुमत है। और जिस दल का लोकसभा में बहुमत होता है, वो दल अपना नेता चुनता है। उस दल के चुने हुए नेता को ही राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति महोदय अन्य मंत्रियों का चुनाव करते हैं। प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। सभी मंत्रियों का लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक होता है। जिस दल के सदस्य प्रधानमंत्री और मंत्री बनते हैं, उन्हें सत्तारूढ़ दल या सत्ताधारी दल कहते हैं। बच्चों, हमने बात की थी कि राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद के सदस्यों को चुनते हैं और उन्हीं की सलाह से मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी किया जाता है। किसी मंत्री के नाम की संस्तुति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से करते हैं, और अगर वो किसी मंत्री को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए भी उन्हें राष्ट्रपति महोदय से संस्तुति करानी पड़ती है, और इस प्रकार मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। सभी सदस्यों को लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक होता है। यदि कोई सदस्य उस समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर किसी सदन का सदस्य बनना आवश्यक होता है। इस प्रकार जिस दल के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, उसे सत्तारूढ़ या सत्ताधारी दल कहते हैं। बाकी दलों को विपक्ष या विपक्षी दल कहा जाता है। बच्चों, इन सब तथ्यों के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जिसकी जानकारी आपको होना आवश्यक है। हमने ये जाना कि मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। इस मंत्रिपरिषद का ही एक लघु रूप होता है जिसको मंत्रिमंडल या कैबिनेट कहते हैं। इस मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री शामिल रहते हैं। शासन की सभी महत्वपूर्ण नीतियां और महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा ही लिए जाते हैं। इस प्रकार मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का एक लघु रूप है, परंतु बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है। बच्चों, हमने जाना कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। आइए अब हम ये भी चर्चा करें कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के क्या कार्य होते हैं। हम ये चर्चा कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका के अंग होते हैं, इसलिए इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य संसद द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों को लागू करना होता है। क्योंकि ये कार्यपालिका के अंग हैं, तो संसद द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों को देश में लागू करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की होती है। मंत्रिपरिषद के कई मंत्रालय और विभाग होते हैं, जैसे रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय आदि। जैसा इनके नाम से ही पता चल रहा है, ये मंत्रालय इन्हीं विभागों के लिए कार्य करते हैं। जैसे रेल मंत्रालय पूरे देश में रेल की व्यवस्था को देखता है। रक्षा मंत्रालय देश की रक्षा करने के लिए कार्य करता है। विदेश मंत्रालय हमारे देश के दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध हैं, इसके लिए कार्य करता है। इन सब के अतिरिक्त और भी बहुत सारे मंत्रालय और विभाग होते हैं जिनके बारे में आप आगे की कक्षाओं में जानेंगे। इन मंत्रालयों के विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई हजार करोड़ रुपए खर्च होते हैं। प्रत्येक विभाग अपने कार्यों को करने में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करता है, और इन मंत्रालयों में बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे होते हैं। ये सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरे भारत देश में फैले रहते हैं। पूरे भारत देश में फैले रहने के बावजूद ये सभी आपस में मिलजुल कर देश की उन्नति के लिए कार्य करते हैं और सभी कार्यों को एक व्यवस्थित रूप प्रदान करते हैं। इन सभी खर्चों की जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की ही होती है, परंतु खर्चे और आमदनी का एक अलग मंत्रालय भी बनाया गया है जो इन सभी चीज़ों का हिसाब किताब रखता है। इसे हम वित्त मंत्रालय कहते हैं। इस प्रकार हमने जाना कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद बहुत तरह के कार्य करते हैं और पूरे देश की शासन व्यवस्था को संभालते हैं।
प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण संसद द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद के कार्यों पर संसद नियंत्रण करती है। यदि मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री ठीक से कार्य ना कर रहे हों तो उन्हें लोकसभा द्वारा हटाया भी जा सकता है। इन्हें हटाने के लिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है और यदि ये प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाए तो प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त संसद सदस्य विभिन्न तरीकों से नियंत्रण कर सकते हैं। आइए जानें वे तरीके कौन से हैं। संसद सदस्य लोकसभा या राज्यसभा में नियंत्रण करते हैं। वे मंत्रियों से, जो उनके संबंधित विभाग के मंत्री हैं, उनसे वे सवाल पूछ सकते हैं या जानकारी मांग सकते हैं। मंत्रिपरिषद किसी भी सवाल का जवाब देने से मना नहीं कर सकते और उन्हें वो जानकारी उन्हें देनी होती है और ना ही वो गलत जवाब दे सकते हैं। यदि किसी संसद सदस्य को ये लगता है कि किसी विशेष विषय पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो वे मंत्रिपरिषद का ध्यान उस ओर आकर्षित कर सकते हैं। संसद सदस्य बजट पर टिप्पणी कर सकते हैं और उसमें संशोधन के लिए सुझाव भी दे सकते हैं। इस प्रकार संसद सदस्य मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखते हैं। बच्चों, हमने संघ की कार्यपालिका के विषय में विस्तार से जाना। हमने जाना कि संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। हमने इन सभी की नियुक्ति और इन सभी के कार्यों को भी समझा और ये जाना कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका भी कार्य करती है। ये हमने पहले भी चर्चा की थी कि हमारे संविधान में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर कार्यपालिका की व्यवस्था है। तो अब हम राज्य स्तर पर कार्यपालिका के गठन और उनके कार्यों को जानेंगे। इसके लिए हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कार्यपालिका को समझेंगे। राज्य स्तर पर कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। जिस प्रकार राष्ट्रपति का पद संघ की कार्यपालिका का सर्वोच्च पद होता है, उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका का सर्वोच्च पद राज्यपाल महोदय का होता है। हमारे प्रदेश की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद मिलकर उस कार्यपालिका को बनाते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये तथ्य हमने राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी शक्तियों में भी जाना था। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करते हैं जो भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो। ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। राज्यपाल महोदय द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, राज्य के महाधिवक्ता एवं राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति की जाती है। हमने राष्ट्रपति की शासन नियुक्ति संबंधी शक्तियों को जाना था। इसी प्रकार राज्यपाल को भी नियुक्ति संबंधी शक्तियां प्राप्त हैं, जो इन सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करते हैं। जिस प्रकार राष्ट्रपति महोदय को उनके कार्यों में सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, उसी प्रकार राज्यपाल को भी उनके कार्यों में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसके प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं। हमने जाना था कि केंद्र में कार्यपालिका की जो मंत्रिपरिषद है, उसके प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं और यहाँ राज्य में जो मंत्रिपरिषद होती है, उसके प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। बच्चों, अभी हमने बात की थी कि लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, उस दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक उसी प्रकार राज्य में विधानसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, यानी कि उस दल के आधे से अधिक सदस्य हों, तब उस दल को हम कहते हैं कि वो उसे बहुमत प्राप्त है। तो इस प्रकार विधानसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, उस दल के नेता को राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्त करते हैं। जिस प्रकार राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री की सलाह से केंद्र की मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं, ठीक उसी प्रकार राज्यपाल महोदय मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। उनके बीच विभागों का बंटवारा भी राज्यपाल महोदय मुख्यमंत्री की सलाह से करते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य
अधिक से अधिक विधानसभा के कार्यकाल अर्थात 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं, परंतु अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर वे 5 वर्ष के पहले भी हटाए जा सकते हैं। जैसे कि हमने केंद्र की मंत्रिपरिषद के विषय में जाना था कि अगर अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वे 5 वर्ष से पहले भी अपने पद से हटा दिए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी राज्य सरकार में अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को सेवा से हटाया जा सकता है। बच्चों, इस प्रकार आज हमने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के विषय में जाना, साथ ही राज्य की कार्यपालिका को विस्तार से जाना। आइए देखें कि आज हमने किन किन बिंदुओं पर बात की। आज हमने भारत के उपराष्ट्रपति पद को जाना। हमने जाना कि उपराष्ट्रपति का पद अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति महोदय ही उनके कार्यों को देखते हैं। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है और इनको राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर चुनते हैं। इसके बाद हमने ये भी जाना कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होना आवश्यक है। व्यक्ति को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, साथ ही उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जितनी भी योग्यताएं आवश्यक है वह सभी उस व्यक्ति में होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्त करते हैं। हमने ये जाना कि केंद्र की कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की अहम भूमिका होती है, क्योंकि वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के कार्यों को भी हमने आज विस्तार से समझा। राष्ट्रपति महोदय ऐसे व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जिन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। बहुमत प्राप्त करने का अर्थ भी समझा। बहुमत प्राप्त करने का अर्थ ये है कि किसी एक दल को लोकसभा की जितनी सीटें हैं उसमें से आधी से ज़्यादा सीटें उनको मिल रही हों, तो ऐसे दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है और उस दल के नेता को ही राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। मंत्रिपरिषद का गठन करने के लिए राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री की सलाह से सभी मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और उनके विभागों का बंटवारा करते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद देश में बहुत सारे कार्यों को करते हैं। इनको करने के लिए अनेक मंत्रालय और विभाग हैं जिनमें अलग अलग कार्य किए जाते हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। ये सभी अपने नाम के अनुसार कार्य करते हैं और देश में शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं। हमने ये भी जाना कि संसद द्वारा मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखा जा सकता है। संसद के सदस्य संबंधित विभाग के मंत्रियों से सवाल पूछ सकते हैं, जानकारी मांग सकते हैं और अपना कुछ सुझाव दे सकते हैं। यदि किसी विषय पर मंत्रिपरिषद द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो संसद सदस्य उस पर उनका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। आज हमने कार्यपालिका को राज्य स्तर पर समझा। जिस प्रकार केंद्र की कार्यपालिका कार्य करती है, ठीक उसी प्रकार राज्य स्तर पर राज्य की कार्यपालिका कार्य करती है। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। जिस प्रकार केंद्र में सर्वोच्च पद राष्ट्रपति को प्राप्त होता है, बिल्कुल उसी प्रकार राज्य में सर्वोच्च पद राज्यपाल महोदय को प्राप्त होता है। राज्यपाल महोदय की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री महोदय की नियुक्ति राज्यपाल महोदय करते हैं। इसके लिए हमने जाना था कि राष्ट्रपति महोदय सबसे पहले राज्यपाल महोदय की नियुक्ति करते हैं और राज्यपाल विधानसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है और उनके बीच विभागों का बंटवारा किया जाता है। इन सब बातों को आज हमने अपनी कक्षा में जाना था। बच्चों, हमने प्रधानमंत्री के विषय में भी आज विस्तार से बात की थी। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। उसके बाद से अब तक हमारे देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो आप एक कार्य ये भी करिएगा कि 1947 से और वर्तमान तक जितने भी प्रधानमंत्री हमारे देश में रह चुके हैं, अपने बड़ों से पूछकर या शिक्षक की सहायता से उनके नामों को पता करिएगा और उनकी एक क्रमवार सूची अपनी कॉपी पर बनाइएगा।
आज हमने जितनी भी जानकारियाँ प्राप्त की हैं, आइए उनको दोहराते हुए हम कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं। पहला अभ्यास कार्य है सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाएं। पहला कथन है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री उनके सब कार्य करते हैं। आइए देखें कि ये कथन सही है या गलत। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री उनके सब कार्य करते हैं। आपको याद है ना बच्चों, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में तो उपराष्ट्रपति उनके स्थान पर कार्य करते हैं, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। दूसरा कथन है राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। हमने जाना था बच्चों कि राज्यपाल बनने के लिए जो योग्यताएं व्यक्ति में होनी चाहिए, उसमें एक योग्यता ये भी है कि उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो, इसलिए ये कथन सही है। तीसरा कथन है राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। क्या ये कथन सही है बच्चों? याद है आप सबको? जी हाँ, ये कथन सही नहीं है। हमने जाना था कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, तो ये कथन हमारा गलत है। चौथा कथन है राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जिन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। इसके विषय में हमने विस्तार से चर्चा की थी कि जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, वो दल अपना नेता चुनता है और उस चुने हुए नेता को ही राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, तो ये कथन सही है। तो बच्चों, इस प्रकार ये अभ्यास कार्य हमने कर लिया है। आइए एक और अभ्यास कार्य करते हैं। दूसरा प्रश्न है दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारे पास 4 शब्द दिए हुए हैं, मंत्रिमंडल, सत्ताधारी, सभापति और वित्त। आइए देखें ये शब्द कहाँ कहाँ भरे जाएंगे। पहला कथन है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन खाली स्थान होते हैं। आपको याद होगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इसलिए यहाँ पर सभापति शब्द भरा जाएगा। दूसरा कथन है मंत्रिपरिषद का ही एक लघु रूप खाली स्थान है। हमने जाना था कि मंत्रिपरिषद का एक लघु रूप होता है मंत्रिमंडल, जो एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री शामिल होते हैं और महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा ही लिए जाते हैं, तो यहाँ पर हम मंत्रिमंडल शब्द भर देंगे। तीसरा कथन है जिस दल के सदस्य प्रधानमंत्री और मंत्री बनते हैं उसे खाली स्थान दल कहते हैं। कौन सा दल कहते हैं बच्चों? आपको याद होगा, जिस दल के सदस्य प्रधानमंत्री और मंत्री बनते हैं उसे हम सत्तारूढ़ दल या सत्ताधारी दल कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सत्ताधारी शब्द दिया हुआ है, इस शब्द को हम यहाँ पर भरेंगे और अपना वाक्य पूरा कर लेंगे। आखिरी वाक्य है खर्चे और आमदनी का एक अलग मंत्रालय है जिसे खाली स्थान मंत्रालय कहते हैं। हमने जाना था कि बहुत सारे मंत्रालय कार्य करते हैं, जिसमें खर्चे और आमदनी का हिसाब किताब रखने के लिए जो मंत्रालय कार्य करता है उसे वित्त मंत्रालय कहा जाता है। तो और वित्त शब्द हमारे पास दिया हुआ है, इस वित्त शब्द को हम यहाँ भर के अपने वाक्य को पूरा कर लेंगे। खर्चे और आमदनी का एक अलग मंत्रालय है जिसे वित्त मंत्रालय कहते हैं। बच्चों, ये प्रश्न आपको अपनी कॉपी पर करने हैं। इन प्रश्नों को करने से पहले आप एक बार पाठ्य पुस्तक से इस पाठ को अच्छी तरह दोहरा लीजिएगा। आपने इस पाठ के दोनों भागों को अच्छी तरह ध्यान से सुना है। आप जब पाठ्य पुस्तक से अपने पाठ को पढ़ लेंगे तो आप सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। आइए देखें कौन कौन से प्रश्न हल करने हैं। पहला प्रश्न है मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण कैसे रखा जा सकता है। हमने चर्चा की थी कि संसद मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है और संसद सदस्य सवाल पूछकर, जानकारी मांगकर या उनको किसी विषय पर ध्यान आकर्षित करने को कहकर मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है राज्यसभा का सभापति कौन होता है। बच्चों, हमने इस बारे में बात की है, आपने ध्यान से सुना भी है। आप पाठ्यपुस्तक से पढ़कर इन सभी प्रश्नों को हल करिएगा। तीसरा प्रश्न है राज्य में मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रकार किया जाता है। आज हमने राज्य स्तर पर कार्यपालिका को विस्तार से समझा है,
तो आप राज्य में मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रकार किया जाता है, इसको विस्तार से अपनी कॉपी पर लिखिएगा। आइए बच्चों, अब कुछ प्रोजेक्ट कार्य भी करते हैं। आपके राज्य में वर्तमान समय में राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन हैं? अपने बड़ों से पूछकर उनके विषय में जानकारी एकत्र करिए और उन सभी बातों को आप एक चार्ट पेपर पर लिख लीजिएगा और इस प्रकार ये एक प्रोजेक्ट कार्य आप करिएगा। बच्चों, आशा है आपको ये पूरा पाठ बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप इसे एक बार अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़कर पुस्तक में दिए गए सभी अभ्यास कार्य करिएगा। हम अगले पाठ में आपके साथ फिर मिलेंगे, एक अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक आप सभी अच्छी तरह पढ़ाई करते रहिए और स्वस्थ रहिए। हम एक नए पाठ के साथ आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।